आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पे हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में हम आपके लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। वो 5 अहम खबरें हम आपको बता देते हैं। एनसी और पीडीपी पिक्चर पॉलिटिक्स के जरिए ये साबित करने में लगे हैं कि बीजेपी के ज्यादा करीब कौन है। दूसरी खबर में देखेंगे महबूबा मुफ्ती के काफिले पर बिजबिहारा से लौटते वक्त पत्थरबाजी की गई है। गनीमत रही कि पत्थरबाजी के दौरान सिर्फ गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा और किसी को कोई चोट नहीं आई। तीसरी अहम खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से वजीर आजम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इस दफा फारूक ने कहा है कि पीएम मोदी ने मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। चौथी खबर यह है कि रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आखिरी खबर और पांचवी अहम खबर यह है कि पुंछ और रावलकोट बस सर्विस बहाल हो चुकी है और 11 शहरी अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद पीओके लौटे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कछुआ रैली में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। कछुआ रैली में कुनबा परवरी और परस्ती पर मोदी ने वार किया और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया और दोनों ये साबित करने में लग गए हैं कि बीजेपी के ज्यादा करीब कौन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के जरिए वजीर आजम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी कहते हैं हमें इन दोनों सियासी कुंबे यानी अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली से जम्मू कश्मीर को छुटकारा दिलाना है। लेकिन साल 2014 में बीजेपी ने मुफ्ती कुंबे के एक नहीं बल्कि 2 लोगों को जम्मू कश्मीर का सीएम बनवाया। अब 2019 में मोदी कह रहे हैं हमें इन दोनों सियासी कुंभों से छुटकारा पाना होगा। एक और जुमला मोदी जी का। उमर अब्दुल्ला ने अगले ट्वीट में पीएम मोदी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें पीएम मोदी मुफ्ती मोहम्मद सईद को गले लगाते हुए मुस्कुराते दिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा, मोदी जी जो कहते हैं उस पर कितना भरोसा करते हैं। वे उन कुंभों में से एक के साथ इत्तेहाद करके कितना खुश दिख रहे हैं जिनसे वो जम्मू कश्मीर की सियासत को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पहले ट्वीट तक तो ठीक था, लेकिन दूसरे ट्वीट के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला और वजीर आजम मोदी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि पीएम मोदी एक कुंभा परस्त के हाथों गुलदस्ता कबूल करके खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद पीडीपी लीडर फिरदौस टाक ने भी उमर के साथ पीएम मोदी की कुछ और तस्वीरें उसी पोस्ट पर शेयर की। पीएम मोदी की कुंभा परस्ती पर जवाब देने की लड़ाई देखते देखते पीडीपी और एनसी की लड़ाई बन चुकी है। इसकी शुरुआत कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला ने ही की थी, जो एक तीर से 2 निशाना लगा रहे थे, जिस पर महबूबा और फिरदौस ने भी जवाबी हमले किए। अब पीडीपी और एनसी ये साबित करने में लगे हैं कि बीजेपी के ज्यादा करीब कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो हम आपको बता दें, तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल ट्विटर पर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच जो ट्विटर वॉर एक तरह से शुरू हुई है उसकी ये तस्वीरें हैं और उसमें पीडीपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी करीबी रही है बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पीडीपी कितने करीब रही है बीजेपी के। और दोनों वो तमाम तस्वीरें पेश कर रहे हैं, ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और एक तरह से ट्विटर वॉर इसको लेकर छिड़ गई है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल कौन कितना बीजेपी के करीब है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की गई थी बीजेपी और पीडीपी की तरफ से और उस वक्त किस तरह से महबूबा मुफ्ती को और उससे पहले उनके वालिद को
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कविंद्र गुप्ता बीजेपी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही पीडीपी के लीडर डॉक्टर समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। कविंद्र गुप्ता साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक तरह से जो ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है, और खासतौर पर पीडीपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाने की कोशिश करिए कि पीडीपी के करीब बीजेपी ज्यादा है। बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? देखो, ये सच है कि जिस प्रकार से कश्मीर में हालात रहे उसके हिसाब से, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार थी, उस वक्त जिस प्रकार का गठबंधन बना था, उस वक्त उमर अब्दुल्ला जी ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। तो जब ये जो पीडीपी के साथ हमारी सरकार बनी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मैंडेट 28 सीटें पीडीपी को कश्मीर से मिलती हैं और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मिलती हैं, उस सभी को देखते हुए पीडीपी ने भी मंथन किया होगा, लेकिन हमने भी मंथन किया। उस मंथन को 3 महीने लगे। अगर हम सरकार नहीं बनाते तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा होता। लोगों ने जो मैंडेट दिया था, हमने केवल डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के सरकार बनाई थी। इस सभी परिप्रेक्ष्य में पुरानी चीजें दोहराई जाती हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि जब कश्मीर में रहने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, वो बार कभी हाथ मिलाती हैं, 2 महीने बाद आपस में लड़ाई करती हैं, जम्मू में वो इकट्ठी हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। लेकिन कविंद्र गुप्ता साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आगे आने वाले वक्त में हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट होता है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बीजेपी कोई इत्तेहाद करेगी या फिर नहीं? देखो, अगर इनको जरूरत होगी तो ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के सभी को एक साथ चलना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कुछ भी हो, उसमें सभी की सहमति बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी को। लेकिन कविंद्र गुप्ता साहब, अभी तो आप एक दूसरे को पानी पी के कोस रहे हैं। अभी तो आप एक दूसरे को पानी पी के कोस रहे हैं। तमाम तरह की इल्जाम तराशी हो रही है। महबूबा मुफ्ती को और या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को एंटी नेशनल पाकिस्तान परस्त, यहाँ तक कि दहशत गर्दों का हिमायती तक कहा जा रहा है। अभी अभी वजीर आजम कठुआ में रैली कर आए हैं, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। फिर आप इसमें फ्यूचर भी देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? 2 बातें कहना चाहता हूं मैं। जी देखो, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, जब कश्मीर में ये पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान की भाषा यही लोग बोलते हैं। आज भी अगर हुर्रियत पर बैन लगाया जाता है या जमात इस्लामी को कुछ किया जाता है, उनसे इनकी हुर्रियत की सिक्योरिटी वापस ली जाती है, JKLF ये उनका समर्थन करने के लिए क्यों दौड़ते हैं? पाकिस्तान की जो भाषा है वही इनकी भाषा है। क्या ये आतंकवाद किसी कौम के साथ वाबस्ता है? क्या ये आतंकवाद किसी धर्म के साथ वाबस्ता है? इन चीजों को इनको सोचना होगा। और कुल मिलाकर के अगर ये समर्थन देना चाहे कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐतराज नहीं है। जो कविंद्र गुप्ता साहब, ये तो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा है, ये तो हिपोक्रेसी हुई के लिए ये जवाब मांगेंगे, ये तो हिपोक्रेसी हुई जी। कविंद्र गुप्ता साहब, ये तो हिपोक्रेसी हुई ना कि आप एक तरफ जहां उनको ये कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जो अल्फाज या जो जबान पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है वही ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जमात इस्लामी, हुर्रियत को लेकर, अलग पसंद रहनुमाओं को लेकर ये लोग सपोर्ट करते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। जब आपको इनके बारे में सब कुछ पता है, आईने की तरह, पानी की तरह सब कुछ साफ है, तो फिर सपोर्ट करने की राष्ट्रीय मुद्दों, मैंने कहा है कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों को अगर सपोर्ट करते हैं तो अगर इनके भेजे में ये बात आती है कि ये पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो मुझे कहां से आएगी वो पॉजिटिविटी? कविंद्र गुप्ता साहब, पॉजिटिविटी कहां से आएगी? नहीं, सब लोगों में, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि मोदी को हराना है। ठीक है, बीच में ना तो कोई नियत है, कोई नीति है, कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं। ये बताएं कुल मिलाकर के ये
चाहते क्या हैं? वही तो मैं कश्मीर में और जम्मू में जब होते हैं ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं दोनों मिलकर के। कविंद्र जी यही तो मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। कविंद्र जी यही मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए कौन से राष्ट्रीय मुद्दे क्या होते हैं? राष्ट्रीय मुद्दे आप पहले मुझे ये एक्सप्लेन करिए। आज आने वाले इलेक्शन में पूरी जनता, कश्मीर की जनता इनको नकारने वाली है। ये कहीं नजर नहीं आने वाले। कश्मीर में एक वर्टिकल डिविजन हो चुकी हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो तो 23 मई को पता चल जाएगा सबको कि पिछले 65 साल 60 साल जब तक इन्होंने राज किया, इन्होंने एक बर्बादी का कारण, आज नौजवान अगर बेरोजगार है तो कारण यही है, आज अगर पत्थरबाज पैदा हुए तो कारण यही है, आज जम्मू कश्मीर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि 5 साल आप मरकज में रहे, 3.5 साल आप इनके साथ रहे, आपने क्या किया? कविंद्र जी सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा, 5 साल आपके मरकज के, 3.5 साल आपके इनके साथ जब ये हमारे साथ थी, ये जब महबूबा जी हमारे साथ थी तब दूसरी भाषा बोलती थी। पत्थरबाजों के बारे में ये कहती है वो टॉफी लेने गए थे, दूध लेने गए थे, इस प्रकार की भाषा बोलती थी। पत्थरबाजों से तो मुकदमे आपने वापस लिए थे, पत्थरबाजों पर से तो मुकदमे आपने वापस लिए थे। आपने सीज फायर भी किया था रमजान के दौरान एक तरफा। हम देश की एकता और अखंडता के खिलाफ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि हम जिस प्रकार से इस राज्य में अब देखें, डेवलपमेंट के काम को लेकर के देखिए, जितनी प्रगति इस दौरान हुई है, जितना डेवलपमेंट इस दौरान हुई है वो कभी हुई नहीं। लेकिन कविंद्र गुप्ता जी मेरे सीधे सवाल का आप जवाब दीजिए। समर्थन करेंगे, अफसपा की बात करेंगी या कविंद्र जी आप मेरे सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए। पत्थरबाजों को लेकर जो अब आपका रवैया है, जब आप उनके साथ हुकूमत में थे तब आपका रवैया क्यों नहीं था? तब आपने केसेस क्यों वापस लिए थे? तब आपने सीज फायर एक तरफा क्यों की थी रमजान में उनके कहने पर? हमेशा इस चीज का विरोध किया है। और मुझे दिखाइए, मुझे बताइए ना कौन से केस वापस हो? किसी के केस वापस नहीं हुए हैं। ये कहने में और करने में अंतर है। नहीं, आज भी उन लोगों पर केस चल रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि उनको सही रास्ते पे वापस लाया जाएगा, केस वापस लिए गए। ये तो ऑन पेपर है, इसको तो मत नकारिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो पत्थरबाजों ने एक मौका दिया गया था कि बच्चे ना बिगड़े, अगर वो दोबारा दोबारा उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा और छोड़ा भी नहीं गया। और तो मुझे कुल मिलाकर के देश की एकता, अखंडता, कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, तो इसीलिए उनको एक मौका दिया गया कि वो ना बिगड़े। इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो नीयत है, उसके कारण से ये लोग कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में मेरे साथ खुद बीजेपी की माताओं की की आज वो समझने लगे। खुद मेरे साथ पीडीपी के लीडर जुड़ गए हैं, डॉक्टर समीउल्लाह साहब हैं, और इसके साथ साथ मेरे साथ ख्वाजा फारूक साहब हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल एक बार फिर से। और सबसे पहले मैं पीडीपी के जो लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, उनके पास जाऊंगी। समीउल्लाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप कविंद्र गुप्ता साहब को हो सकता है सुन रहे हो, उनका ये कहना है कि अगर नेशनल इश्यूज पर आगे आने वाले वक्त में पीडीपी अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सपोर्ट करना चाहती है तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। क्या आप आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? समीउल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? नहीं, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त। बीजेपी का सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस उनकी कोलिशन के साथ रहा है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी इसके मुतल्लिक सोचा भी नहीं जा सकता कि हम बीजेपी के साथ कभी आगे कोलिशन करेंगे। तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि ऐसा कुछ हो सकता है आगे। जी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है अगर नेशनल इश्यूज पर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। नहीं, हम ऐसा करना ही नहीं चाहते, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है और ना हम ऐसा कर सकते हैं। बीजेपी चूंकि बहुत उनकी एंटी कश्मीर पॉलिसी रही है, तो उनको सपोर्ट करना तो किसी भी सूरत में ये पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे लिए। जी, कविंद्र गुप्ता साहब, पीडीपी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं और किसी कीमत पर आपके साथ नहीं जाएंगे।
ओके। देखो, हमें भी कोई शौक नहीं है। अगर ये सुधरना चाहते हैं तो इनको सुधार किया जा सकता है। मैंने तो केवल इतनी बात कही थी। अगर सचमुच ये कश्मीर में एक अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वहाँ चैन और अमन लाना चाहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सेंटर की पॉलिसी के साथ चलना भी होगा। आज जो लोग वहाँ पर मरे हैं, जिनकी शहादत हुई है, जो बच्चे घर से जाते हैं सुबह तो शाम को वापस नहीं आते, ये इन लोगों की पॉलिसियों का कारण है। हम लेकिन ये अजीब सी बात है, जब आप एजेंडा ऑफ अलायंस बनाते हैं तब आप ये कहते हैं कि 370-35 पर कोई बात नहीं होगी, और जब आपकी हुकूमत आप उनसे अलायंस अपना खत्म कर लेते हैं तो वही फिर दफा 370-35 से फिर से आपके सियासत का मरकज हो जाता है। ये बहुत अजीब सी बात है कि जब आप उनके साथ रहें तो बात ना करें, अलग हो जाएं तो फिर से आप बात करना शुरू कर दें। मैंने पहले बात क्लियर की है कि जब हमने सरकार बनाई थी, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के बनाई थी, तो पीडीपी ने अपना सेल्फ रोल भी छोड़ा। तो हमने कहा था इस प्रदेश में ऐसा वातावरण न बने कि यहाँ पर हंग असेंबली, इन्होंने सोच समझ करके 3 महीने हमारे साथ किया। और आज मैं समीउल्लाह साहब का रुख करूंगी। कविंद्र साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। समीउल्लाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी। और उसके साथ साथ मेरे साथ ख्वाजा फारूक साहब रिंजू भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी आप सुन रहे हैं समीउल्लाह साहब, आप कविंद्र गुप्ता साहब को, उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि वो आपको लाइन पर लाना चाहते हैं। अगर आप लाइन पर आ जाते हैं, यानी कि आप नेशनल इश्यूज पर उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो आप सपोर्ट करने में कोई किसी तरह का गुरेज नहीं है। मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है कि लाइन पे लाएंगे? ये कोई डिक्टेटरशिप है कि ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है और यहाँ के हम लोगों के हम कश्मीरी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम वही बात करेंगे जो कश्मीरी लोग चाहते हैं। हम कोई अपना नया एजेंडा नहीं खड़ा कर सकते कि हम बीजेपी का सपोर्ट करना ही करना है। हम वही कहेंगे जो लोग निचली सतह, जमीनी सतह पे कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इस मसले का पॉलिटिकल हल चाहिए। और 35 और 370 तो दूर की बात है, हम उसके आगे कुछ हल चाहते हैं। 35 ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समीउल्लाह साहब, ये बहुत अजीब सी बात है कि जब आपको पॉलिटिकली सूट करता है आप उनके साथ जाते हैं, 3.5 साल आप अपनी हुकूमत उनके साथ बनाते हैं। आपको ये पता होता है कि 2014 में जब ये हुकूमत आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि दफा 370-35 को लेकर उनका क्या रुख है, आपको कोई एतराज नहीं हुआ, आपने उनके साथ हुकूमत बनाई, 3.5 साल आपने सत्ता की मलाई खाई, और अब आप उन्हीं को ही फिर पानी पी के कोस रहे हैं। बीजेपी का भी यही हाल है और आपका भी यही हाल है। ये अजीब बात है, आपने अवाम को बेवकूफ बना रखा है। हमने उस वक्त हुकूमत इसलिए बनाई थी कि हम अभी वाजपेयी के एरा के साथ थे। हम वो देख के इनके साथ फिर से हुकूमत बनाई थी कि जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कश्मीर मसले का हल होगा तो वो बीजेपी के होते ही होगा। तो हमने यही सोच के कि शायद इनके पास भारी मैंडेट, मतलब आप इतने भोले, इतने नाइव, आप इतने भोले, इतने नाइव हैं, ये तो शायद कश्मीर की आवाम को पता ही नहीं था कि आप इतने भोले बनकर, इतने नाइव बनकर आप उनके साथ हुकूमत बना रहे हैं। ये तो शायद कश्मीर की आवाम को पता ही नहीं था। मतलब आपको ये लगता है कि कश्मीर की आवाम जो है, पता था, इसमें कोई नाइविटी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स इट इज। कोई नाइविटी नहीं है। ये खुली हुई बात है कि इनके पास एक भारी नेशनल लेवल पे बीजेपी के पास एक भारी मैंडेट था, और यहाँ का मैंडेट भी अगर आप देखते तो वो बिल्कुल एक डिवाइडेड, एक स्प्लिट मैंडेट था कि जम्मू वालों ने अपना पूरा मैंडेट बीजेपी को दिया था। और आपको किसी भी हालत में सरकार बनानी थी, आपको किसी भी हालत में सरकार बनानी थी, और आपने किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया। बीजेपी ने भी यही किया और आपने भी यही किया, और इस सब ने आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को आपने बेवकूफ बनाया, और उनको 3.5 साल के बाद ही वहां पर गवर्नर रूल नाफिज हो गया, और अब फिर से वो उसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। यानी कि वहां की आवाम से किसी को कोई मोहब्बत नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है उनके नाम पर आप लोगों को। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो आप उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनके इश्यूज की कोई बात नहीं की जा रही है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना
पीडीपी की तरफ से आप सिर्फ इमोशनली, जज्बाती तौर पर कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार बनाने की ही बात होती तो हम और कांग्रेस के साथ भी बना सकते। अगर सिर्फ सरकार बनाने की बात होती तो वो कांग्रेस के साथ भी बन सकती थी, हमें बीजेपी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो इसीलिए ना कि आपको लगा कि मरकज में भी उनकी हुकूमत है, स्टेट में भी उनकी हुकूमत है, मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। आपने तमाम पूरा अपना अर्थमेटिक जो है सोच समझ के आपने सब किया। मैं आपके पास लौटूंगी और ख्वाजा फारूक रिंजू साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ भी मैं जुड़ूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।